रामपुर गांव में धर्मेश अपनी पत्नी भावना के साथ रहा करता था। रामपुर में बारिश न होने के कारण जमीनें सूख गई थीं, जिसकी वजह से खेतों में अनाज पैदा नहीं हो पाता था, जिस वजह से धर्मेश अक्सर भावना से झगड़ा किया करता था। ओफो, आज फिर खाने में चावल ही बनाए हैं। आखिर मैं कब खाऊंगा अच्छा खाना? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हा, बड़े आए अच्छा खाना खाने वाले। अगर मैं 2 पैसे ना बचाऊं ना तो हमें चावल भी नसीब ना हो, समझे? नसीब? सब इस नसीब का ही तो खेल है। तुम्हारा बस नाम ही भावना रखा है परिवार वालों ने, लेकिन भावना तो तुम में जरा भी नहीं है। तुम चुपचाप खाना खाते हो या मैं खिलाऊं? कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे कड़वे वचन सुनकर ही मेरा पेट भर गया है। जा रहा हूं मैं, नहीं खाना मुझे ये खाना। धर्मेश बिना खाना खाए ही वहां से चला गया और अपने खेतों में जाकर काम करने लगा। काम खत्म करने के बाद उसे रंगा पहलवान दिखा। अरे रंगा भाई, कहाँ से आ रहे हो? बड़े खुश नजर आ रहे हो। और ये आम कहाँ से लेके आए? ये आम मैं पास वाली नदी से लेकर आ रहा हूँ। नदी? लेकिन उसके पास से आम कहाँ मिल गया तुम्हें भाई? मैं तो वहीं से लाया हूँ, तुम भी जाकर ले आओ। रंगा वहां से चला गया। फिर धर्मेश सोचने लगा, लगता है ये पहलवानी करके दिमागी संतुलन खो चुका है। ये जानता तो है वो नदी कितनी गंदी है, उसमें कितना कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। लोग तो उस नदी के पास भी नहीं भटकते, लेकिन आम खाने का मन तो हो रहा है। एक बार जाकर देखता हूँ। धर्मेश वहां गया तो उसे कोई भी आम का पेड़ नजर नहीं आया। वो उदास होकर वापस जाने लगा, लेकिन तभी वहां बैठी एक भिखारिन की भेष में अम्मा ने उसे आवाज लगाई। क्यों बेटा, आम लेने आया है क्या? कौन हो तुम और ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैं जानती हूँ तुम वो आम ढूंढने आए हो। मैंने ही उसे वो आम दिया था। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले इस नदी की सफाई करनी होगी। फिर मुझे पेट भर खाना खिलाना होगा, और खासकर मक्के की रोटी और सरसों का साग। मेरे पास रोटी तक खाने के पैसे नहीं है और तुम्हें मक्के की रोटी चाहिए? इसका मतलब तुम्हारा हाल तो मुझसे भी बुरा है। ये कैसे बात कर रही हो अम्मा तुम? अच्छा चलो, जेब में 200 रुपए रखे हैं, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस नदी की सफाई कर देता हूँ। धर्मेश ने उस नदी से पिन्नी, प्लास्टिक और कचरा निकालकर उस नदी को साफ कर दिया। धर्मेश उसे अपने साथ एक ढाबे पर लेकर गया, जहाँ उसने उस भिखारी अम्मा को पेट भर कर खाना खिलाया। वाह वाह, मक्के की रोटी और सरसों का साग, वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। अच्छा अम्मा, ये बताओ, तुमने उस पहलवान को आम दिया था, तो अब मुझे क्या दोगी? इमली। तुम इस इमली को अपनी पत्नी के साथ मिल बांट कर खाना, और इसे खाने के बाद तुम इसके बीज को उस नदी के किनारे बो देना। फिर देखना क्या जादू होता है। वो अम्मा धर्मेश को इमली देकर चली गई। ये कैसी इमली है? कहीं वो अम्मा मुझे पागल तो नहीं बना गई और मुफ्त में खाना खाकर चली गई? धर्मेश उस इमली को लेकर घर गया। भाग्यवान, ये लो इमली, इसे खा लेना या इसकी सब्जी बना देना। इमली की कौन सी सब्जी बनती है? चलो इसे खा ही लेते हैं। थोड़ी तुम खा लो, थोड़ी मैं खा लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके बीज तुम फेंकना मत, मुझे दे देना, मैं इसे बो दूंगा। खेतों में कुछ बोना हो तो तुम्हें आफत आती है, और चले हो ये इमली बोने। वाह, आखिर तुम इतने मेहनती कब से हो गए? लो, फिर से तुम्हारा झगड़ा शुरू हो गया। लाओ ये बीज मुझे दो और तुम जाकर अपना काम करो। धर्मेश वो बीज लेकर चला गया और नदी किनारे उसने उस इमली को बो दिया। अगले दिन जब वो वहाँ आया तो उसने देखा उस नदी के पास एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ लगा है। ये देख वो हैरान रह गया। फिर उसने जब उस इमली को तोड़ा तो उसमें से हीरे निकलने लगे। ये देख धर्मेश चौंक गया। हे भगवान, इतने सारे हीरे! ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो माला माल हो गया। फिर धर्मेश उस अम्मा को ढूंढता है। कुछ देर बाद वो अम्मा उसके सामने प्रकट होती है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, बताओ कौन हो तुम? तभी वो अम्मा एक नदी देवी में बदल जाती है। पुत्र, मैं नदी देवी हूँ। सब गांव वालों ने मुझ में कचरा डालकर मुझे बेहद ही गंदा कर दिया है। जो भी परोपकारी और नेकदिल इंसान मेरी सफाई करता है, उसे मैं धन से संपन्न कर देती हूँ। अच्छा, फिर तो मैं हर रोज उस नदी की सफाई करूंगा, और वो भी बहुत ही अच्छे से करूंगा। फिर उन हीरों को घर लेकर आ जाता है और घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। भावना इतने सारे हीरे देखकर बहुत खुश होती है। हे भगवान, इतने सारे हीरे, वो भी उस इमली के बीच से। फिर तो मेरा बचपन से लेकर आज तक कितना सारा करोड़ों का नुकसान हो गया। वो कैसे भावना? मैंने बचपन से लेकर आज तक कितने सारे इमली के बीज जो खाकर फेंक दिए।
इस बात पर दोनों खूब हंसने लगते हैं। अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहती। अब वो हमेशा उस नदी की साफ सफाई करते हैं। अब जब भी धर्मेश उस नदी में जाकर उसकी सफाई करता तो उस नदी से अपने आप हीरे निकलते और तैरते हुए पानी के ऊपर आ जाते। उन हीरों ने उसकी गरीबी तो खत्म की ही, साथ ही उसने और गरीबों की मदद करके उन सब की गरीबी को भी दूर कर दिया। साथ ही उस जादुई हीरों की नदी को पवित्र स्थान मानकर उसकी पूजा करने लगा। सोनपुर गांव में सोनिया अपनी सास कमला के साथ रहती थी। वो दोनों बेहद ही गरीब थीं। उनके पास राधा नाम की एक गाय थी जो दिन में 2 बार सुबह शाम दूध देती थी। उस गाय का दूध बेचकर ही उन दोनों का गुजर बसर हो पाता था। सोनपुर गांव में लगभग सभी ने नए जमाने को देखते हुए अपने पक्के घर बनवा लिए थे, लेकिन बेचारी गरीब सास बहू किसी तरह अपने पुराने और कच्चे घर में ही जीवन काट रही थी। सर्दियों का मौसम आ चुका था और चारों ओर ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी। एक शाम कमला अपनी बहू से, बहू, अरे ओ बहू, देख तो जरा, शायद दरवाजा खुला रह गया। बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। माँ जी कितनी बार तो ये किवाड़ लगा दिया, लेकिन हवा का रुख तेज है जिस वजह से वो अपने आप ही खुल जा रहा है। हाँ, क्या करें बहू, हमारे नसीब ही ऐसे हैं। ये घर और इसके दरवाजे खिड़कियां इतनी पुरानी और टूटी फूटी हैं कि इसमें से ठंड रुकेगी भी तो कहाँ तक। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं ये किवाड़ ढककर इसमें अंदर की तरफ से बड़ा सा पत्थर लगा देती हूँ, जिससे थोड़ी हवा कम हो जाएगी। सास बहू के घर की हालत पूरी तरह से चरमरा चुकी थी, मगर जिन बेचारियों के पास अपने मन मुताबिक खाने पीने और ओढ़ने पहनने तक के पैसे ना हो, वो घर कैसे जुटाएंगी। जैसे तैसे सोनिया ने जुगाड़ करके वो दरवाजा बंद किया और खा पी कर सो गई। उनकी आंख लगे अभी कुछ घंटे हुए थे कि उनकी गाय ने जोर जोर से रंभाना शुरू कर दिया। हाय रे मरजानी, राधा को क्या हो गया जो आधी रात को चिल्ला चिल्ला कर हमारी नींद खराब कर रही है। अरे ओ बहू, उठकर देख तो क्या चाहिए इस राधा को। सोनिया उठकर देखती है तो बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा होता है और उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। माँ जी जल्दी उठिए, अपना घर कभी भी ढह सकता है, चलिए अपनी जान बचाइए। दोनों जल्दी से बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं, तभी उनका घर ढह जाता है। हे राम, एकमात्र ये छत ही तो हम दोनों का सहारा थी, अब हम कहाँ जाएंगी। तू इतना निर्दयी क्यों है भगवान। एक तो हमारे सर पर छत नहीं और ऊपर से ये कड़ाके की ठंड। दोनों सास बहू सारी रात राधा के साथ गौशाला की उस खुली झोपड़ी के नीचे खड़े होकर गुजारती है। सुबह होते ही सोनिया मिट्टी के ढेर के नीचे दबे अपने सामान को बटोरती है। माँ जी, जरूरत का कुछ सामान तो मुझे मिल गया है, लेकिन अब हमें रहने के लिए कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही होगा। कल की रात तो हमने जैसे तैसे जाड़े में काट ली, लेकिन अब और नहीं काट सकते। तू चिंता मत कर बहू, मैं सेठ से कुछ पैसे उधार लाती हूँ। कम से कम एक बार पक्का घर बनेगा तो हर साल रोना तो नहीं पड़ेगा। इसी सोच के साथ वो सेठ के घर जाती है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। कल रात तूफान में हमारा घर ढह गया, पक्का घर बनवाने के लिए कुछ पैसे उधार दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझ गरीब की दुआएं आपको लगेंगी। दुआओं का क्या मैं अचार डालूंगा हैं? मैं बिना मुनाफे के कोई सौदा नहीं करता, समझे। पहले तुम्हें अपनी कोई चीज गिरवी रखनी होगी, तभी मैं तुम्हें पैसे उधार दे पाऊंगा। लेकिन मुझ गरीब के पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना झूठ बोलती हो तुम कमला। तुम्हारे पास तो हीरे के रूप में तुम्हारी जवान बहू है, उसे तू मेरे पास गिरवी रख दे। जब तू मेरा पैसा लौटा देगी तब उसे ले जाना। नीच कमीने, तेरी सोच कितनी घटिया है। अरे हम गरीब जरूर हैं, लेकिन सौदागर नहीं। एक गरीब के लिए उसकी इज्जत ही जीवन भर की जमा पूंजी होती है। फिर कमला गुस्से में वहां से चली जाती है। उसे आता देख सोनिया उससे पूछती है, अरे माँ जी, आ गई आप? क्या हुआ, सेठ जी ने पैसे दे दिए क्या? कमला उसको सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर सोनिया को बड़ा धक्का लगता है और वो कहती है, आज भी दुनिया में ऐसे भेड़िए बैठे हैं माँ जी, जो गरीब बेसहारा औरतों को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि दूध खरीदने वाले ग्राहकों ने हमें दूध के पैसे दे दिए, लेकिन बहू, इतने कम पैसों में पक्का घर नहीं बन सकता। अभी वो दोनों बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहां सेठ अपने कुछ लोगों के साथ पहुंच जाता है और कहता है, शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारी ये जमीन अब मेरी है। तुम्हारे पति ने इस जमीन को मेरे पास गिरवी रखा था, लेकिन वो उसको छुड़वाए बिना ही मर गया।
इसलिए अब इस जमीन पर मेरा कब्जा है। चलो अब निकलो यहाँ से। बेचारी दोनों सास बहू दुखी मन से वहाँ से अपने सामान की पोटली उठाकर चल पड़ती हैं। साथ ही राधा को भी अपने साथ ले लेती हैं। रोते रोते दोनों नदी किनारे पहुँच जाती हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा बहू कि क्या करे। पहले तो सर से छत गई थी, लेकिन अब तो जमीन भी चली गई और हमारे पास तो और कोई जमीन भी नहीं है जहाँ हम अपना घर बना पाए। अब फिक्र मत कीजिए माँ जी, कोई न कोई हल जरूर निकल जाएगा। फिर राधा को प्यास लगती है तो वो जोर जोर से रंभाने लगती है। सोनिया उसको नदी की ओर पानी पिलाने ले जाती है। तभी रोते हुए सोनिया के आंसू नदी में गिर जाते हैं। उसके आंसू नदी में मिलते ही वहाँ नदी देवी प्रकट होती है, जो उनसे कहती है, तुम दोनों फिक्र मत करो बच्चों। अगर तुम्हारे पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है तो इस नदी पर तुम घर बना सकती हो। नदी पर घर? लेकिन यह कैसे मुमकिन है नदी देवी? सब कुछ मुमकिन है पुत्री। तुम मेरी इस नदी पर अपना घर बनाकर ताउम्र यहाँ रह सकती हो। तुम दोनों को यहाँ से कोई नहीं निकालेगा और इस नदी पर स्वयं मेरी कृपा है तो यहाँ बाढ़ या भूकंप कुछ भी नहीं आ सकता। इस नदी में तुम दोनों आराम से जा सकती हो। तुम्हारी नदी पर बने घर में कोई भी आ जा सकता है, लेकिन तुम दोनों के अलावा और कोई इस नदी पर अपना घर नहीं बना सकता। ये कहकर नदी देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नदी देवी। सोनिया और कमला राधा के साथ बड़े आराम से उस नदी के ऊपर चलने लगती हैं। वो ये देखकर हैरान थी कि वो डूब नहीं रही थी और बिल्कुल धरती की भांति ही उन्हें नदी पर चलने का एहसास हो रहा था। बहू, घर बनाने के लिए जगह तो हमें मिल गई, लेकिन हम घर बनाएंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। आप परेशान मत होइए माँ जी, हमारा घर जरूर बनेगा, और वो भी बिना पैसों के। जब मैं छोटी थी तब मेरे नाना फूस, मिट्टी और गोबर से घर बनाते थे, तो बस अब हम भी ऐसे ही घर बनाएंगे। इसके बाद दोनों ने सामान इकट्ठा किया और घर बनाने में जुट गई। घर को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले हमें 4 खंभों की नींव रखनी होगी माँ जी। ठीक है बहू। दोनों सास बहू एक दूसरे का हाथ बटाती हुई 4 बांस के खंभे नदी पर खड़ा कर देती हैं। शुक्र है नींव खड़ी हो गई। अब इसके बाद हमें तिनकों से घरौंदा तैयार करना है। भूखी प्यासी थकी हारी सास बहू सब कुछ भूलकर अपने लिए घर तैयार कर रही थी और आखिरकार दोनों सास बहू ने फूस की झोपड़ी तैयार कर ही ली। फिर रात हो गई। चलो बहू, फूस की झोपड़ी तो तैयार हो गई, अब इस पर गोबर की पुताई कल करेंगे। ठीक है माँ जी, अब आज रात हम इसी फूस की झोपड़ी में सोते हैं। कम से कम कल रात की तरह खुले में रहकर ठंड में तो नहीं रहना पड़ेगा। वो दोनों चादर बिछाकर लेट जाती हैं और राधा को भी अपने साथ उस झोपड़ी के अंदर कर लेती हैं। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो बाहर कोहरे की चादर बिछी हुई थी। माँ जी, अब मैं जल्दी से गहरी मिट्टी और गोबर का घोल बनाती हूँ। सोनिया ने जल्दी से घोल बनाया और उस गाढ़े लेप को फूस की झोपड़ी पर लगाना शुरू किया। फिर उनका घर बनकर तैयार हो गया। वो दोनों राधा के लिए भी एक कमरा बना देती हैं। नदी में बने उनके गोबर के घर को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। उनका घर सभी को बहुत पसंद आया और कुछ ग्वाले उनके पास आए और कहने लगे, सोनिया बहू, तुम्हारा घर सबको बहुत पसंद आया। हम तो कई सालों से ग्वाले रहे हैं, लेकिन कभी भी इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि गोबर का घर भी बन सकता है। हाँ, हम सब चाहते हैं कि तुम हमारी गायों के लिए भी ऐसा ही घर बनाकर तैयार करो, और इसके लिए हम तुम्हें प्रत्येक गौशाला घर बनाने के 12,000 रुपए देंगे। दोनों सास बहू इसके लिए हामी भर देती हैं। कई दिन बीत जाने के बाद, ये देखिए माँ जी, आज गायों के बसेरे के लिए गोबर घर बनाकर हमने कितने पैसे इकट्ठे कर लिए। हाँ बहू, हमने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि इस तरह गोबर का घर बनाकर हमारे ऊपर जो बरसों की गरीबी का अंधेरा छाया हुआ है वो छट जाएगा। वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी हाथ में बैग लिए एक पढ़ी लिखी मैडम उनके पास आती है और कहती है, नमस्ते, क्या नदी में गोबर का घर बनाने वाली सास बहू आप ही हैं? जी कहिए मैडम, आप कौन है मैडम? मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ और मुझे यहाँ सरकार ने भेजा है। आपकी नदी में गोबर घर बनाने के आइडिया के लिए सरकार ने आपको पूरे 10 लाख का इनाम दिया है। इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट और लोगों को अपनी पुरानी संस्कृति से जोड़ने के लिए आपकी जो ये पहल है, उससे हमारी सरकार बहुत खुश है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। इतनी बड़ी रकम देखकर सास बहू खुशी से झूम उठती हैं। बेशक ही उनकी गरीबी खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी वो रहने के लिए अपने गोबर घर को ही चुनती हैं, क्योंकि जो परिवर्तन गरीब के लिए खुशियां ला दे वो हमेशा उनके लिए खास रहता है। हेलो
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।